हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया बायोमोलिक्यूल्स, इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे केमिकल कंपोजिशन का। साथ में जितने भी यहाँ पे डाटा दिए गए हैं ये सब भी कराया है। ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह के बारे में बात की गई है। आज हम लोग स्टार्ट सीधे करेंगे कहाँ से? प्रोटीन से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का किस तरीके से स्ट्रक्चर है। प्रोटीन as mentioned earlier are the heteropolymer containing the string of the amino acid। प्रोटीन के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि हेट्रोपॉलीमर है। अमीनो एसिड, ढेर सारे अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड क्या होते हैं, जुड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या होंगे? जो अमीनो एसिड होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसीलिए लिखा गया हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट होगा उनके कॉन्टेक्स्ट से, मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से बने होंगे। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरेबली रिफर्स टू मॉलिकुलर फार्मूला NaCl MgCl2 एक्सेट्रा। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला जो होगा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट always write two-dimension view of the molecule while the representing the structure of molecule like benzene, naphthalene etc। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट की, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल व्यू देखने को मिलता है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, ये सब का। अब बात करते हैं फिजिस्ट कॉन्ज्यू अप टू द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वाइल द बायोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। अगर हम बात करते हैं फिजिस्ट की तो वो क्या करता है? 3 डायमेंशनल तक व्यू करता है किसी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिस्ट की तो वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4th लेवल तक जाते हैं, मीन्स 4 डायमेंशन तक वहाँ पे लेके जाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन द प्रोटीन। अब हम देखेंगे सीक्वेंस। ठीक है, किस तरीके से प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे, तभी हमको पता चलेगा कि पोजीशन कहाँ है। अमीनो एसिड जो पहला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है। मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रोटीन की स्टार्टिंग का एंड कहाँ है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही बना है प्रोटीन। और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे तो प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए हेट्रोपॉलीमर कहा जाता है इनको। Which is the first amino acid, which is second, and so on is called the primary structure of the protein। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड आएगा, सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, एक स्ट्रिंग इस तरीके से। यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा, इस तरीके से आएगा तो हम बोल सकते हैं क्या एक स्ट्रेट चेन बन रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसका? प्रोटीन का। अ प्रोटीन इमेजन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन को एक लाइन के फॉर्म में देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा। लेफ्ट को हम बोलेंगे कि फर्स्ट, यहाँ पे अमीनो एसिड होगा, यहाँ पे ये स्टार्टिंग होगा, और जो एंड होगा यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड होगा। तो याद रखिए कि अगर लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे पहला अमीनो एसिड होगा, राइट साइड होगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं लास्ट अमीनो एसिड होगा किसका? प्रोटीन का। आगे देखते हैं, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एन टर्मिनल अमीनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है उसको हम एन टर्मिनल कहते हैं, स्टार्टिंग वाले अमीनो एसिड को। ठीक है, द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इसमें अमीनो एसिड ढेर सारे अटैच्ड है। अगर ये लेफ्ट साइड की बात करते हैं और ये राइट साइड, लेफ्ट क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल बोलते हैं। लेकिन जो लास्ट अमीनो एसिड वो कहाँ? राइट साइड में, इसे हम क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड द रिजिड रॉड। ठीक है, जो प्रोटीन है ये थ्रेड जैसा नहीं है, ये कैसा होता है? ये एक्सटेंडेड रिजिड रॉड जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स। अगर इसी हम थ्रेड को क्या करते हैं? हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड कर देते हैं, क्या होगा? सिमिलर टू रिवॉल्विंग द स्टेयरकेस। अगर कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती है जो इस तरीके से रोटेट होकर चलती रहती हैं, ठीक है, स्टेयरकेसेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, ऑफकोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर द अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, कुछ ही जो होंगे फॉर्म होंगे जो क्या होंगे? हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लीजिए एक अमीनो एसिड, इसे हम हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर तो ऐसे, लेकिन ये वाला क्या हो रहा है? हेलिक्स के फॉर्म बने, मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसका? हम बोल सकते हैं प्रोटीन का। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे, अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर द फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म इज व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो अदर फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में फोल्ड हो जाएंगे हेलिक्स स्ट्रक्चर में, इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे कि DNA का है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है।
In addition, the long protein chain is also folded upon itself in a hollow woolen ball, giving a rise to the tertiary structure. ठीक है, अगर इसके अलावा लॉन्ग प्रोटीन चेन हो जाए, वो किस में हो जाए, वो वुलन बॉल की तरह इस तरीके से अरेंज हो जाए, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और यही टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होगा, आगे चल के एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, दिस गिव अस अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ये क्या देता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है, किसका, प्रोटीन का देता है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंजाइम के लिए काम करना, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। सम पोर्शन ऑफ एन असेंबली मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। ठीक है, कुछ प्रोटीन होते हैं जो असेंबल होते हैं, एक साथ होते हैं, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलती है। मतलब कि जब प्रोटीन स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हैं, एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो एक से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए हैं। अब देखते हैं उनको। The manner in which these individual folded polypeptide or the subunit are arranged with respect to each other. Example, linear string of the spear arranged one upon each in the form of the cube or the plate, etc. is the architecture of the protein, otherwise is called the coordinatory structure of a protein. ठीक है, अगर ये जो इंडिविजुअल हैं या पॉलीपेप्टाइड हैं, अगर ये कुछ सब यूनिट बनाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, मान लीजिए लीनियर स्ट्रिंग की तरह हो जाए कहीं पे, और कहीं कहीं पे स्पीयर जैसे स्ट्रक्चर बना ले, कहीं लीनियर कहीं स्पीयर जैसे स्ट्रक्चर बना ले, या फिर क्यूब या प्लेट के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना ले, तो हम इस स्ट्रक्चर के, इस आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। अब देखिए कहाँ पे कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोटीन का। इसका एग्जांपल है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। अगर जो अडल्ट ह्यूमन है उनमें जो हीमोग्लोबिन है उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का। उसमें 4 सब यूनिट होती हैं। 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, दो एक दूसरे से क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। Hence, 2 subunit is called alpha type and the 2 subunit is beta type. Together constitute the human hemoglobin HB. ठीक है, अगर 2 सब यूनिट क्या है, एक जैसी हैं, उन्हें हम अल्फा कहेंगे। दूसरी जो 2 सब यूनिट है एक जैसी, उसे बीटा कहेंगे, और दोनों एक साथ हो जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगी। आगे देखते हैं डायग्राम में। ये पहला स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का है। ये कौन सा एंड है, मान लीजिए ये राइट एंड है, यहाँ पे आर लिखा तो राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है। ठीक है, राइट एंड पे कौन होगा, सी टर्मिनल होगा। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लेफ्ट एंड से हो रही है, तो एन टर्मिनल होगा। यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अमीनो एसिड होंगे ढेर सारे, इनके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। जो लास्ट अमीनो एसिड होगा राइट साइड में होगा वो सी टर्मिनल होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखते हैं, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड शीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे जो प्रोटीन है अपने आप को फोल्ड कर दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो कैसे होंगे, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड शीट हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि कोई अमीनो एसिड है या फिर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से वुलन की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, अपने आप को फोल्ड करें। इसमें जो अमीनो एसिड होंगे वो भी तो फोल्ड होंगे। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, क्या बन रहा है, वुलन बॉल। ठीक है, वुलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, और यही एंजाइम जो काम करते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है यही टर्सरी प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है। बात करते हैं कोऑर्डिनेटरी की, तो कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर में देखिए कहीं कहीं फोल्डिंग है, कहीं कहीं स्ट्रेट है, कहीं स्फीयर बना रहे, कहीं क्यूब बना रहे, एकदम इनमें बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है। और एक कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर है, इनमें क्या होता है, 2 सब यूनिट एक जैसी होती हैं और 2 सब यूनिट एक जैसी होती है। मीन्स 4 सब यूनिट होती हैं, 2 को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, 2 को बीटा बोलेंगे, और ये आगे चल के क्या बनाती हैं, कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन, वो भी अडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे स्ट्रक्चर दिया गया है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कार्टून के फॉर्म में इस तरीके से हेलिक्स जैसा। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो एन है, एन टर्मिनल क्या है, यहाँ पे मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ा होगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। सी टर्मिनल कैसा है, ये लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े होंगे। ठीक है, और ये राइट साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो आपको वुलन जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये कार्टून से। आगे चलते हैं, नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन द पॉलीमर। ठीक है, किस तरीके से बॉन्ड होते हैं जब पॉलीमर बनते हैं, उनके बीच में मोनोमर्स जो जुड़ते रहते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सी ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विथ द अमीनो दैट इज NH2 ग्रुप टू द नेक्स्ट अमीनो एसिड विथ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर.
द प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन में तो एक अमीनो एसिड यहाँ पे होगा, दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन है, एक आर है, वेरिएबल आर है, यहाँ पे एक होगा कार्बोक्सी ग्रुप, यहाँ पे एक होगा अमीन ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप। तो एक का जो कार्बोक्सी ग्रुप होगा और दूसरे के साथ जो यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा उनके साथ क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। जो इनमें वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर निकलने के बाद क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा उनसे एक बॉन्ड बनेगा जिसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और वाटर निकल गया, मान लीजिए COH है, ठीक है, एक अमीनो एसिड का दूसरे का अमीनो ग्रुप है, इनमें से वाटर निकल गया, इस तरीके से वाटर निकल गया। तो यहाँ पे CONH, जो CONH नाम का जो यहाँ पे लिंकेज होगा इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये दोनों क्या करते हैं, आगे चल के वाटर निकाल देते हैं, डिहाइड्रेशन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। आगे चलते हैं, इन पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं जैसे कि ग्लाइकोजन वगैरह, इनमें क्या होता है, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो सब यूनिट्स होते हैं, उनमें किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाई डिहाइड्रेशन, ठीक है। इनमें से भी जो ये बॉन्ड बन रहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनमें से भी पानी निकलता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू कार्बन एटम टू एडजेसेंट मोनोसेक्राइड, ठीक है। जो पास पास के दो एडजेसेंट कार्बन होंगे इनके बीच में क्या होगा, वाटर इनके बीच से निकल जाएगा और ये बॉन्ड दो अगल बगल के जो कार्बन है उनके बीच में बनता है, इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। In nucleic acid, the phosphate moiety linked to the 3rd prime carbon of the 1 sugar of the nucleotide to the 5 prime carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए और न्यूक्लियोटाइड के बीच में तो बॉन्ड होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आगे चल के क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, DNA RNA बनाएंगे। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, उनमें जो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा होगा, 3rd कार्बन ऑफ द 1 शुगर, उससे जुड़ के कहाँ जाएगा, 5th कार्बन ऑफ द दूसरे शुगर के पास जाएगा, वहाँ से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द कार्बोक्सी ग्रुप ऑफ द शुगर इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। मतलब कि अगर फॉस्फेट और कार्बोक्सी ग्रुप दोनों एक साथ मिल जाएं, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। As there is one such ester bond and the either side, it is called phosphodiester bond, ठीक है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे उनके चारों तरफ क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, क्योंकि हम जानते हैं DNA क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड होंगे यहाँ पे ढेर सारे बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट होगा, मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, ठीक है, इसका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, इसके किसके साथ बॉन्ड बनाया, जो तीसरा कार्बन इसके साथ बनाया। फिर इसका जो फॉस्फेट ग्रुप होगा ये किसी और दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ, जो तीसरे कार्बन उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड होगा। अगर दो के बीच में देखेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के बीच में देखिए, इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, DNA हो गया, ठीक है, वो वाइड वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर दिखाते हैं, स्पेशली बोल सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो हेलिकल स्ट्रक्चर है DNA का, वो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्सहिबिटेड बाय DNA इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है DNA का, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, उनका मॉडल था, उन्होंने दिया था, ठीक है, कि DNA कैसा हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाता है। द मॉडल से दैट द DNA एग्जिस्ट एट द डबल हेलिक्स। इनका मॉडल कहता है कि जो DNA है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। The two strands of the point nucleotides are the antiparallel that is run in the opposite direction। जो दो स्ट्रैंड होंगे, मीन जो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, दो स्ट्रैंड होंगे, एक 5 to 3 प्राइम जाएगा और एक दूसरा जो होगा 3 to 5 प्राइम जाएगा। तो एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट होंगे। जो स्ट्रैंड होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। हर किसी ने DNA का स्ट्रक्चर देखा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, द बैकबोन, ये इंपॉर्टेंट है। द बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। जो बैकबोन है DNA का, किससे बना है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से बना हुआ है। द नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन बट फेसेस इनसाइड। जो नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि प्यूरिन हो गया, पिरामिडिन हो गया, वो कैसे हैं, प्रोजेक्टेड हैं, मोर या लेस, ये परपेंडिकुलर है किसके, बैकबोन से, लेकिन ये कहाँ है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब है कि यहाँ पे जैसे एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ मान लीजिए एडेनिन, ये डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन किसके साथ, थायमिन के साथ। यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ। तो ये इनसाइड है, अंदर की तरफ है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए, A and G of one strand compulsory bases pair with the T and C, thymine and cytosine respectively on the other strand। आइडनिन होगा, ये अपना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, थायमिन के साथ। गुआनिन होगा अपना ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ बनाएगा। और ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रैंड पे होंगे DNA का। मान लीजिए यहाँ पे आइडनिन है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, उसके बोल सकते हैं कंपल्सरी बेसिस जो होंगे, ये थायमिन होंगे, ठीक है। अपोजिट वाले जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे क्या होंगे, थायमिन इसके
के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो ये जो होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, गुआनिन के साथ, जो कि दोनों एक क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होंगे डीएनए के। आगे देखते हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, एडेनिन है तो किसके साथ बनाएगा, थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। गुआनिन है ये साइटोसिन के साथ क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक द हेलिकल स्टेयरकेस। दोनों ही जो बोल सकते हैं एक एक स्ट्रैंड ये किस तरीके से होंगे, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ईच स्ट्रैंड ऑफ द एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर्स ऑफ बेसिस। ठीक है, जितनी बार वो घुमाव होगा, मतलब कि जितनी बार वो क्या बोल सकते हैं कि हेलिक्स के फॉर्म में आएगा, तो हर एक स्ट्रैंड में क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ बेसिस होंगे। ठीक है, एट ईच स्टेप ऑफ द एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स टू 36 डिग्री। ठीक है, जितनी बार बोल सकते हैं हेलिक्स फॉर्म में आएगा तो हर एक स्ट्रैंड में कितना होगा, 36 डिग्री क्या होगा, वो मुड़ेगा, रोटेट होगा। 1 फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व द 10 स्टेप और द 10 बेस पेयर। ठीक है, जितनी बार एक फुल टर्न लेगा उसमें कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे, या बोल सकते हैं 10 स्टेप्स होंगे। एटम ड्राइंग अ लाइन डायग्राम। ठीक है, आप इसका लाइन डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे जो पिच होगी 34 एंगस्ट्रॉम होगी। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर जो पिच है कितना, हेलिक्स में क्या होता है कि ये सर्कुलर मोशन भी करता है, साथ में ही हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है। ठीक है, लीनियर मोशन भी कर रहा है, तो जितनी बार ये रोटेट हो रहा है तो रोटेशन का भी कवर करेगा, साथ में जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है उसको भी कवर करेगा, तो इसे पिच कहते हैं। तो कितना कर रहा है ये, 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम दिया गया है। कितना पिच कवर करेगा, 34 एंगस्ट्रॉम करेगा। यहाँ पे लिखा है कि राइज पर बेस पेयर। ठीक है, कितना बेस पेयर राइज करेगा, एक बार यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ पे 10 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन साइलेंट फीचर इज द बी डीएनए। ठीक है, ये जो फॉर्म है डीएनए का अब जो अभी ऊपर किया गया है, जिसके बारे में पिच बोला गया 34 एंगस्ट्रॉम, जितने भी यहाँ पे बेसिस पेयर एक हेलिक्स के फॉर्म में आएंगे, ये एक पिच को कवर करेंगे कितने, 3.4 एंगस्ट्रॉम होंगे। तो किसके लिए है, बी डीएनए के लिए। इन हायर क्लासेस यू विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर देन 1 डजन, मतलब 12 से भी ज़्यादा फॉर्म ऑफ डीएनए नेम आफ्टर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विथ यूनिक स्ट्रक्चर फीचर। मतलब कि आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप 12 से भी ज़्यादा आप डीएनए के स्ट्रक्चर देखेंगे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे, उनके स्ट्रक्चर फीचर भी आप देखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डायग्राम इंटीग्रेटिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये क्या हेलिक्स के फॉर्म में है, 5 to 3 जाएगा और 3 to 5 प्राइम जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एंटी पैरेलल एक दूसरे के होंगे। इनके बीच में क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे। जो एडेनिन होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, अगर साइटोसिन होगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, राइबोस नहीं डीऑक्सीराइबोस शुगर है। यहाँ पे बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। फॉस्फेट जो था यहाँ पे मान लीजिए ये जो फॉस्फेट है ये 5th कार्बन पे है। ठीक है, तो ये जाके 1 2 3 जो 3rd प्राइम वाला कार्बन है उसके साथ एस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेस होंगे अपने, ये एक स्ट्रैंड हो गया, दूसरे स्ट्रैंड हो गया, दूसरे स्ट्रैंड पे भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स है डीऑक्सीराइबोस शुगर में, यहाँ पे फर्स्ट वाले जो होंगे नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन पे जुड़े होंगे, तो ये अपना यहाँ पे बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे दूसरे स्ट्रैंड है डीएनए के साथ, उनके नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे जो 3rd प्राइम पे जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन है, ये किसके साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, जो 5th यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो 5th फॉस्फेट ग्रुप होंगे इनके साथ क्या बनाएगा, एस्टर बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, एक स्ट्रैंड का यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनना है, दूसरे स्ट्रैंड का बनना, और दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में हो रही है, नाइट्रोजन बेस के बीच में हो रही है। आगे देखते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मोशन हो रहा है, तो क्या होगा, डायनेमिक स्टेट है किसका, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट का। कि अब मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे, अगर कोई इंसान जिंदा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो कैसे है लिविंग, उसके बॉडी में क्या चल रहा है ऐसा कि उससे लिविंग बना रहा है।
आगे देखते हैं, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू सिंपल बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोन, ए प्लांट और एनिमल सेल कंटेन थाउजेंड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे सिंपल बैक्टीरिया हो गई, प्रोटोजोन्स हो गए, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उनकी बॉडी में क्या है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। दिस कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सर्टन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस एज मोल पर सेल, मोल पर लीटर एक्सेट्रा। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसका कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस करेंगे, मोल्स पर सेल में या फिर मोल्स पर लीटर में। अगर मोल्स पर लीटर हो गया तो क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वॉज द ऑब्जर्वेशन दैट द आर बायोमोलिक्यूल हैव टर्न ओवर। ठीक है, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई जिसमें देखने को मिला कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या होते हैं, टर्न ओवर होते हैं, मतलब वो बदल जाते हैं किसी और फॉर्म में। This means that they are constantly being changed into some other biomolecule and also made from the some other biomolecule। इसका मतलब ये हुआ टर्नओवर का कि जो बायोमोलिक्यूल से वो आगे चल के किसी और फॉर्म में बदल जाएगा, किसी और बायोमोलिक्यूल से बदल जाएगा, लेकिन जो ये बायोमोलिक्यूल से किसी और से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, this breaking and making is through chemical reaction constantly occur in the living organism together all these the chemical reaction called metabolism। अगर एक बायोमोलिक्यूल से वो टूट के किसी और बायोमोलिक्यूल से बना, फिर ये जो बायोमोलिक्यूल से आगे चल के किसी और के साथ जुड़ गया, टूट के बना, मतलब हम बोल सकते हैं कि टर्नओवर का मतलब ये कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बनते किसी और से, फिर किसी और फॉर्म में बदल जाते, फिर वो किसी और फॉर्म में बदल जाता। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा, एनाबॉलिज्म होगा, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम एक साथ इन सारे केमिकल रिएक्शन को, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी में, चाहे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म साथ में मिला दे तो इसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल। जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं, या तो कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं या तो एनाबॉलिज्म कर रहे हैं। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द अमीनो ग्रुप मेकिंग द अमीनो एसिड इनटू अमीन्स। अगर हम अमीनो ग्रुप से CO2 को रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड से अमीन बन गया। ठीक है, यहाँ पर रिमूवल हो गया, हट गया। आगे देखते हैं, द रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड बेसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकराइड एक्सेट्रा। हम रिमूवल कर दें अमीनो ग्रुप का, किससे, न्यूक्लियोटाइड बेस से, तो कुछ और बन जाएंगे। ठीक, हाइड्रोलिसिस कराते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, किसमें, डाइसैकराइड्स में बना दे। मीन्स हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में वाटर डाल देते हैं, मतलब मोनोसैकराइड्स में अगर हम वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, डाइसैकराइड्स में चेंज हो जाएंगे। वी कैन लिस्ट 10 and 1000 ऑफ सच एग्जाम्पल। इससे ज़्यादा भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ही 3 दिया गया, हम 100 देख सकते हैं, 1000 देख सकते हैं, 10 देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक टू सम अदर रिएक्शन। ठीक है, ज़्यादा करके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं अकेले नहीं होते, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक रिएक्शन एक दूसरे से लिंक होता है, तो ज़्यादा करके क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होके ये रिएक्शन काम करते हैं, मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। In other words, the metabolites are converted into each other in a series of link reaction called metabolic pathway। ठीक है, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जो मेटाबोलाइट्स है ये कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में। ठीक है, सीरीज ऑफ यहाँ पे लिंक रिएक्शन होती है। यहाँ पे ए से क्या बन रहा है, बी किसी में बदल गया सी, और सी के साथ कोई डी आ गया तो ई में बदल गया, मतलब एक लिंक रिएक्शन की तरह काम करता रहता है। ठीक है, दिस मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन सिटी। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, अगर हम लोग सिटी में रहते हैं, जो ऑटोमोबाइल से, जो कार है, मान लो व्हीकल है, ठीक है, ट्रैफिक लग गई तो एक दूसरे से, जब तक आगे वाली गाड़ी नहीं चलेगी तब तक पीछे वाली भी नहीं मूव कर पाएगी, नहीं चल पाएगी, अगर ट्रैफिक लगा हुआ है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि हमारे बॉडी में भी जो मेटाबोलाइट्स है इसी तरीके से रिएक्शन करते हैं, आगे चलेंगे, फिर उनके पीछे लिंक जो होंगे वो करेंगे रिएक्शन, इस तरीके से होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस पाथवे आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। ये जो पाथवे होगा लीनियर भी हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, मीन्स साइक्लिक के फॉर्म में भी हो सकता है, साइकिल के फॉर्म में। दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर, देयर इज अ ट्रैफिक जंक्शन। ये पाथवे क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ से ए से बी जाना था लेकिन बी पे नहीं गया, सी पे आके क्रिस क्रॉस हो गया। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रैफिक जंक्शंस पे। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। ठीक है, जो मेटाबोलाइट्स का फ्लो है या उनका जो पाथवे, उनके पास क्या होता है, डेफिनेट रेट होता है, कितना उनको कन्वर्ट होना है दूसरे फॉर्म में, दूसरे बायोमॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या है, जैसे कि हम लोग ऑटोमोबाइल में देखते हैं ट्रैफिक के टाइम कि अगर रोड सीधे है तो आपको सीधे जाना, आप कहीं से टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट
ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट, जो ये मेटाबॉलिक फ्लो है जो एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है, एक डेफिनेट रेट के साथ, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट. What is the most important is that the interlink metabolite traffic is very smooth or without a single reported mishap for the healthy condition. ठीक है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो ये मेटाबॉलिक ट्रैफिक है बहुत स्मूथली चले, बिना क्या हुआ इंटरलिंक किए या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के. Another feature of this metabolic reaction is that every chemical reaction is catalyzed reaction. एक खास बात और है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन क्या है, कैटाबोलाइज्ड है, मतलब कि यहाँ पे एंजाइम का रोल है हर एक रिएक्शन में. देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन द लिविंग सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा, हर मेटाबॉलिज्म में चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, एंजाइम का रोल है. ठीक है, कोई भी बिना कैटलिस्ट के हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ हो रहा है. तो यहाँ पे लिखा गया देयर इज नो, हमारी बॉडी में कोई भी अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं है, किसमें, लिविंग सिस्टम में. लिविंग सिस्टम के मतलब जो लिविंग बॉडी है उनमें जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें बिना कैटलिस्ट के कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है. Even the CO2 dissolve in the water, a physical process is catalyzed reaction in the living system. अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, जो जिंदा इंसान है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर CO2 का डिजोल्व करना होगा वाटर में तो ये फिजिकल प्रोसेस है, हम लोग CO2 को वाटर में डायरेक्टली डाल सकते हैं. लेकिन अगर ये लिविंग सिस्टम में हो रहा है तो यहाँ पे भी इंजाइम का ही रोल होगा. The catalyst which hasten the rate of the given metabolic conversion is also protein. This protein with the catalytic power are called enzyme. ये इंपॉर्टेंट है. जो कैटलिस्ट है ये क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसे बढ़ा देते हैं. पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म जो कन्वर्जन है किसमें, ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी में अगर हम मेजर बात करते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड है वो भी क्या करते हैं, इंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे कि राइबोजाइम. लेकिन जो मेजर हम बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स की बात करेंगे, वो कैसे होंगे, ऐसे प्रोटीन इनके पास क्या हो जाए, कैटलिस्ट पावर आ जाए. ठीक है, कैटलिसिस की तरह काम करने लगे, कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स बोलेंगे. ये ज़्यादा करके जो एंजाइम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं. लेकिन जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए, जैसे कि राइबोजाइम. आगे चलते हैं, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग. जो मेटाबॉलिक बेसिस है, ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर बोल सकते हो जो केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, क्यों हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी लेड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल और लेड टू सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटन मसल. जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, या तो इसमें क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएंगे या फिर मोर कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर बन जाएगा. अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर बना, मीन्स एसिडिक एसिड किसमें बदल जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल में बदल जा रहा है. जो कोलेस्ट्रॉल है किससे बना हुआ है, एसिडिक एसिड से बना हुआ है. ठीक है, इस तरीके से. तो इसमें हम कब बोल सकते हैं, ये एनाबॉलिज्म है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है. और लेड टू सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे देखिए कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो आगे चल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे कि ग्लूकोज, ये आगे चल के क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है हमारे स्केलेटन मसल में. वैसे तो ग्लूकोज को क्या बनाना चाहिए था, पायरुविक एसिड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड ना बनाने की जगह ये बना रहा है लैक्टिक एसिड. मतलब कि जो एथलीट्स होते हैं और या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. और जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वहाँ पे बोल सकते फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो गया, तो ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, द फॉर्मर केस इसे बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं. किसमें, जब एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो इसे हम क्या बोले, एनाबॉलिक पाथवे हो रहा, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है. द लेटर कंस्टिट्यूएंट डिग्रेडेशन एंड हेंस आकर कैटाबॉलिक पाथवे. जो बाद वाला है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्लूकोज किसमें बन रहा है, लैक्टिक एसिड में बनेगी, कैटाबॉलिज्म पाथवे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी. अगर हम एनाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं, कोई चीज़ बनता है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है. असेंबली ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर द एनर्जी इनपुट. ठीक है, अगर हम जब प्रोटीन बना रहे हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, हम जानते हो हेट्रोपॉलीमर है. तो जब हम डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को जोड़ रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को प्रोटीन बना रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें एनर्जी देना पड़ रहा है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड द कैटाबॉलिक पाथवे लेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, जैसे कि यहाँ पे देखिए जब ग्लूकोज किस में बदल रहा है, लैक्टिक एसिड में बदल रहा है, कैटाबॉलिज्म में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, आगे देखते हैं.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड, यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है, डिग्रेड हो रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में, इन अवर स्केलेटन मसल एनर्जी इज लिबरेटेड। यहाँ पे सीधे बोल दिया कि जब ग्लूकोज किस में टूट रहा है, लैक्टिक एसिड में, हमारे स्केलेटन मसल में, तो ये क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ से निकल रही है। दिस metabolic pathway from the glucose to lactic acid are occur in 10 metabolic step called glycolysis। ठीक है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनने तक, यहाँ पे 10 मेटाबॉलिक स्टेप होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। आगे देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इनटू फॉर्म ऑफ द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है, जब कोई चीज़ टूटता है, ब्रेक डाउन होता है कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करके रखना है, किस केमिकल बॉन्ड से बना के रखना है, उनको पता है, जैसे कि एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर होती है। As and when needed, this bond energy is utilized for the biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform। ठीक है, जो ये एनर्जी बच गई है, मतलब कि जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब इसको बचा के किस फॉर्म में रखा गया, एटीपी के फॉर्म में रखा गया। अब इसका काम कहाँ पे, इस्तेमाल कहाँ होगा, देखें कि यही जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, इसका यूटिलाइज करेंगे बायोसिंथेटिक, मतलब कि कोई बायोमॉलिक्यूल बनाने में, एनाबॉलिज्म प्रोसेस में करेंगे या एनाबॉलिज्म पाथवे में करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक और मैकेनिकल वर्क में करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी करेंसी इन द living system is the bond energy in the chemical is called the ATP, that is adenosine triphosphate। जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी है किसमें, लिविंग सिस्टम में, कौन है, एटीपी है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव दियर फूड, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से अपना ये एनर्जी लेते हैं, फूड से लेते हैं। व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इन्वॉल्व, कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रेटजीज देखते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके थ्रू लेते हैं। ठीक है, हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड व्हाट फॉर्म। ठीक है, इस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एटीपी के फॉर्म में करते हैं, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, बिटवीन द कंपाउंड। ठीक है, हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, किस तरीके से जो एनर्जी स्टोर है एटीपी, उसको वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे, ऑस्मोटिक, या फिर मैकेनिकल वर्क में करेंगे। You will study and understand all these under a sub-discipline called bioenergetics later in your higher classes। आप इन सब चीज़ों के बारे में एक सब डिसिप्लिन यहाँ पे दिया गया, किसमें पढ़ेंगे आप, बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। द लिविंग स्टेट, ठीक है, लिविंग स्टेट का मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म चल रहा है तभी कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है। ठीक है, at this level you must understand that the 10 and 1000 of the chemical compound in the living organism otherwise called metabolite। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 10 या उससे 1000 केमिकल कंपाउंड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं या फिर बायोमॉलिक्यूल बोल सकते हैं। आर प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, उनका कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। और कंसंट्रेशन को किस पे मेजर करेंगे हम लोग, मोल्स पर सेल एक्सप्रेस करेंगे या फिर मोल्स पर लीटर। For example, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual is 4.2 millimole per liter to 6.1 millimole per liter, while the hormone would be the nanogram per milliliter। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं हार्मोन्स का, तो नैनोग्राम में रहना चाहिए, वो भी मिली लीटर में। ठीक है, पर मिलीलीटर। The most important fact of the biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules। जो सबसे important biological system में है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, स्टेडी स्टेट में होते हैं, मतलब कि जो उनमें कंसंट्रेशन है, जितनी भी बायोमोलिक्यूल्स की क्या होते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है, दीज बायोमोलिक्यूल आर द मेटाबॉलिक फ्लक्स। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स होते हैं, मीन्स हमेशा इनमें केमिकल रिएक्शन होता रहता है, इनका कंसंट्रेशन बदलता भी रहता है। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, अगर कोई केमिकल और फिजिकल प्रोसेस काम करते करते इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब कि नॉन फंक्शनल हो गया, काम करना बंद कर दिया। द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जो स्टेडी स्टेट होता है वो कैसे होते हैं, जो काम करता रहता है जितने भी बायोमोलिक्यूल, वो कैसे होते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं आता है। One should remember from the physics that the system at the equilibrium cannot perform work। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इक्विलिब्रियम पे आने पे कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो स्टेडी स्टेट होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब अभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मेटाबोलाइट्स है, जितने बायोमोलिक्यूल्स है, वो अभी भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो लिविंग है। अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल फिजिकल प्रोसेस अगर एक साथ आ गया इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, सिस्टम काम करना बंद कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं
एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली दे कैनॉट एफर्ट टू रीच इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में ना आ पाए। हेंस द लिविंग सिस्टम इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म फंक्शन या वर्क। ठीक है, जो लिखा गया है कि जो लिविंग स्टेट है वो कैसा होता है, नॉन इक्विलिब्रियम होता है, स्टेडी स्टेट होता है, मतलब कि नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब कि सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, रुका हुआ नहीं है। और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि अपने आप को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करता है, इक्विलिब्रियम से दूर रखने की कोशिश करता है। कैसे करेगा, परफॉर्म वर्क, काम करके। ठीक है, लिविंग प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट द फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। जो लिविंग प्रोसेसेस हैं, जो भी बॉडी में प्रोसेसेस चल रही है, या इंसान जो भी काम कर रहा है, बाहर से फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि अपने आप को इक्विलिब्रियम से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अचीव बाय एनर्जी इनपुट। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, इक्विलिब्रियम से दूर है, तो उसे एनर्जी चाहिए। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रहे, चाहे कैटाबॉलिज्म चाहे एनाबॉलिज्म, ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इक्विलिब्रियम से आने से बचा रहे हैं। मतलब कि मेटाबॉलिज्म से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ अपने बॉडी में बना रहा है, मीन्स एनाबॉलिज्म कर रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी तो यूज होगा फॉर्मेशन में। लेकिन अगर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, और यही एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म एटीपी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिज्म होता रहेगा और एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होती रहेगी। हेंस द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म आर द सिनोनिम्स। मतलब कि जो लिविंग स्टेट है, मेटाबॉलिज्म एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। अगर लिविंग स्टेट है मतलब कि उस बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग स्टेट या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, विदाउट मेटाबॉलिज्म दे कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। ठीक है, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता या लिविंग स्टेट में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। लगभग सारे एंजाइम्स, ठीक है, वो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। वो भी कौन से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम। कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करने लगे हैं, मीन्स इनके पास क्या होगा, कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी आ गई है। दीज आर का राइबोजाइम। वन कैन बी डिपेक्ट एन एंजाइम बाई ए लाइन डायग्राम। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड वाले आ गए हैं, जो बिहेव कर रहे हैं किसकी तरह, एंजाइम की तरह, वो राइबोजाइम हो गए। और हम एंजाइम्स को एक लीनियर डायग्राम के थ्रू या फिर लीनियर लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन एंजाइम इज लाइक एनी प्रोटीन है प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। कोई एंजाइम अगर वो प्रोटीन का बना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, जिसमें अमीनो एसिड क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे। लेफ्ट साइड में क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड होगा, हम इसे एन टर्मिनल कहेंगे। राइट साइड में कौन होगा, सी टर्मिनल होगा, जहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड होंगे, अगर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। ठीक है, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। कोई एंजाइम है, प्रोटीन की जैसा है, उसके पास सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर दोनों होगा। व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर, अगर जब आप टर्सरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, यू विल बी नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रिसक्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मेक अ क्रीप्स और द पॉकेट आर मेड। ठीक है, जब आप टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन का, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में कुछ उलन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, उलन बॉल की जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको कहीं कहीं पॉकेट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पॉकेट्स। अब इसी पॉकेट से क्या होगा, एंजाइम कैसे काम करेगा, देखिए क्रिस क्रॉस हुए, ठीक है, जहाँ जहाँ क्रिस क्रॉस हुए वहाँ पे देखिए कुछ क्रीप्स या फिर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। वन सच पॉकेट इज कर एक्टिव साइड। ठीक है, जब हम लोग उलन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो कहीं कहीं देखिए क्रीप्स हो गए, पॉकेट्स हो गया, हम इसे क्या बोलेंगे, इस जगह को बोलेंगे एक्टिव साइट है। यही आगे चल के एंजाइम का काम करेगा, एक्टिव साइट है। एन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज क्रीप्स और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। ठीक है, जो एक्टिव साइट होगा किसी एंजाइम का जिसमें पॉकेट है, वहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। ठीक है, थस एंजाइम थ्रू दियर एक्टिव साइट द कैटलिस्ट रिएक्शन एट द हाई रेट। अगर जो एंजाइम है उसके पास अगर ढेर सारे एक्टिव साइट्स होंगे, तो इसका मतलब जो उसकी कैटलिक रिएक्शन होगी वो क्या, हाई होगी। मतलब जो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर होगा उनमें ढेर सारे पॉकेट्स होंगे, क्रीप्स होंगे, तो वो क्रीप्स के अंदर या पॉकेट्स के अंदर क्या होंगे, एक्टिव साइट होंगे। इसी एक्टिव साइट में जो भी सबस्ट्रेट होगा आके फिट हो जाएगा। जब फिट हो जाएगा तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हाई रेट में होगा। एंजाइम catalysts differ from inorganic catalysts in many way, but one major difference need mention। ठीक है, जो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये डिफरेंट बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक के जो कैटलिस्ट है उनसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशियंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होंगे वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे भी काम करेंगे। वाइल एंजाइम गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर से अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो एंजाइम होगा अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लाइव
under extreme high temperatures, example hot wind and sulfur spring, are stable and retain their catalytic power even at the high temperature up to 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे कि हाई टेम्परेचर जहाँ पे है, जैसे कि हम बोल सकते हैं हॉट विंड हो गया, सल्फर स्प्रिंग होगा, वहाँ से भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से जब एंजाइम को निकाला गया तो देखा गया कि वहाँ पे जो एंजाइम है उतने हाई टेम्परेचर में 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, अभी भी थर्मली स्टेबल है और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज थस इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जब थर्मल स्टेबल है इसी वजह से हाई टेम्परेचर पे भी वहाँ पे एंजाइम सर्वाइव कर ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं अपना। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एंजाइम को कहाँ से निकाला गया, जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म थे उनकी बॉडी से जब निकाल के देखा गया तो वहाँ पे एंजाइम क्या थे, थर्मली स्टेबल थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मेजर डिफरेंस थे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बोल सकते हैं एंजाइम में क्या, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है, वर्क करेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, लेकिन एंजाइम क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है कि एंजाइम अगर निकाला जाए कहाँ, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाला जाए जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर 100 डिग्री के अप्रॉक्स है, मीन्स 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे भी क्या है, एंजाइम क्या है, थर्मली स्टेबल है। आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम। इस एंजाइम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के चेंजेस में जाएंगे, फिजिकल चेंज होगा, दूसरा केमिकल होगा। फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। जो फिजिकल चेंज होगा सिंपली क्या होगा, चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, लेकिन बिना बॉन्ड के टूटे। ठीक है, बॉन्ड नहीं टूट रहा बट शेप क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। एनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम वेपर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फिजिकल प्रोसेस ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना। जब आइस मेल्ट हो जाएगा किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, वाटर एवापोरेट हो जाएगा किस में, वेपर के फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में। ये क्या फिजिकल प्रोसेस है। दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से क्या बन रहा है, हम बोल सकते हैं वेपर बन रहा है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट बदल रहा है, लेकिन इनमें केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं टूट रहे हैं। हाउएवर व्हेन द बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन देयर विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड में, तो हम उसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे बैरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट के साथ वाटर निकल जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, बेस है और ये क्या है, एसिड। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर ही बनता है। इज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, स्टार्च में पानी डाल दें तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। The rate of the physical or the chemical process refers to the amount of the product formed per unit time. It is expressed at the rate, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जो रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है, रेट का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड कर दो। तो जो रेट है किसका, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कितना, रेट का मतलब क्या है, कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में बन रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं रेट। ठीक है, रेट इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर हम रेट को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एमंग द अदर फैक्टर। जो रेट है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, ये टेम्परेचर से भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इनके ऊपर टेम्परेचर का भी अच्छा रोल होता है। अ जनरल रूल ऑफ द थंब इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। बोला गया है कि एक जनरल रूल लगता है कि रेट डबल हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, चाहे रिएक्टेंट की तरफ चाहे प्रोडक्ट की तरफ। तो या तो रेट डबल हो जाएगा या तो रेट हाफ हो जाएगा। Catalyzed reaction proceed at a rate vastly higher than of the uncatalyzed one। जो कैटलिस्ट रिएक्शन होता है इनमें क्या होता है, रेट हाइयर होता है बिना कैटलिस्ट वाले रिएक्शन के। When the enzyme catalyze the reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। जब कोई एंजाइम
कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो रेट क्या होता है, हायर हो जाता है एज कम्पेयर टू बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन में देखा जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एंजाइम काम कर रहा है एज ए कैटलिस्ट, उसका रेट हायर होगा एज कम्पेयर टू कोई एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें कोई भी कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले रेट से क्या हो जाएगा, इसका हायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो क्या कर रहा है, CO2 और वाटर को कार्बोनिक एसिड में बना रहा है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तब क्या होगा, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये रिएक्शन तो होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म इन 1 आवर, अगर कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, रिएक्शन बहुत स्लो होगा, तो इसके सिर्फ जो कार्बोनिक एसिड है 200 मॉलिक्यूल बनेंगे सिर्फ 1 घंटे में। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with the 6 lakh molecule being formed every second। ठीक है, हर एक सेकेंड में अगर मान लीजिए कि कार्बोनिक एसिड बनाना है, CO2 से वाटर का रिएक्शन कराना है और कार्बोनिक एसिड बनाना है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल के। ठीक है, वो भी कहाँ पे, RBC के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये अगर कैटलिस्ट आ गया, मीन्स ये एंजाइम आ गया, तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये 6 लाख मॉलिक्यूल बनाएंगे पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। अगर बिना कैटलिस्ट के, मान लीजिए कोई कैटलिस्ट, कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, ये होगा, फॉर्मेशन होगा कार्बोनिक एसिड का, लेकिन 1 आवर में, 1 घंटे में क्या होता है, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे। लेकिन जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आ गया, यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। ठीक है, द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाई अबाउट 10 मिलियन टाइम, जो एंजाइम है उसने क्या किया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उससे 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, जो पावर है एंजाइम का देखिए कितना ज़्यादा अलग है, मतलब इनक्रेडिबल है। ठीक है, पहले भी फॉर्मेशन हो रहा था क्या, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जब कोई भी एंजाइम नहीं था, लेकिन प्रोसेस क्या था, बहुत स्लो था, 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे। लेकिन जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आ गया, जो कहाँ प्रेजेंट है, RBC के साइटोप्लाज्म में, और कुछ इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आया, उसने क्या किया, जो कार्बोनिक एसिड बन रहे थे बिना एंजाइम की हेल्प से 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल, अब 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो मतलब कि इसने क्या किया है कि जो एंजाइम है इसने 10 मिलियन टाइम्स रेट को बढ़ा दिया है। देर आर 1000 ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में हजारों टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या करना, कैटलिस्ट की तरह काम करना, उसके रेट को जल्दी जल्दी बढ़ा देना। ठीक है, अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, इसका मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मल्टी स्टेप का मतलब कि हर एक स्टेप में, डिफरेंट स्टेप में क्या हो रहा है, एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, या सेम एंजाइम हो सकता है या फिर डिफरेंट एंजाइम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टी का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टेप हैं, 10 स्टेप मान लीजिए ग्लाइकोलिसिस के, तो 10 स्टेप में क्या होंगे, डिफरेंट एंजाइम क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पूरे पाथवे को बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, पायरुविक एसिड बना रहे हैं, वही ग्लाइकोलिसिस का, तो इसमें भी क्या होंगे कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम इन्वॉल्व होंगे हर एक स्टेप में, जिसकी वजह से ग्लूकोज से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेंगे। इसके अलावा दिया गया है कि जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C3H4O3 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। For example, is actually metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyze a metabolic reaction। ठीक है, कि जो एग्जाम्पल दिया है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहे हैं, इनमें 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो हर 10 स्टेप में डिफरेंट एंजाइम आके रिएक्शन को क्या बोले, कैटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। When you study the respiration in chapter 14, you will study these reaction। जब आप चैप्टर 14 में पढ़ेंगे रिस्पायरेशन वाला चैप्टर प्लांट में, तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। At this stage, you should know that this is very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to a variety of metabolic end product। ठीक है, अब इस स्टेज में आप समझ गए होंगे कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है या एक से ज़्यादा एडिशनल रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग होंगे। ठीक है, उनमें वैरायटीज़ होंगी। जैसे एंजाइम का दूसरा काम होगा, अगर एक एंजाइम है जो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है, उसका प्रोडक्ट अलग होगा। अगर एनएरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीन्स CO2 के प्रेजेंस से आप बोल सकते हैं बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर वो प्रेजेंट है तो उसका प्रोडक्ट अलग होगा। मीन्स हर एंजाइम क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग, अपने बोल सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाएगा सेम सबस्ट्रेट से। जैसे एग्जांपल दिया है, इन आवर स्केलेटन सिस्टम अंडर एनएरोबिक
कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। अगर बात करते हैं हमारे स्केलेटन मसल की, तो स्केलेटन मसल में क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन तब होगा जब कोई इंसान दौड़ रहा है, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड ना बनाने की जगह यहाँ पे क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बना देगा, क्योंकि कंडीशन अलग है, एनारोबिक कंडीशन है। लेकिन अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। अगर नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स एरोबिक कंडीशन है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छे से सप्लाई हो रही, तो यहाँ पे ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड में बदल रहा है। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है कि पायरुविक एसिड में बदल रहा है। लेकिन अगर जैसे ही एनारोबिक कंडीशन आ गया जहाँ पे उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, तो हमारे जो स्केलेटन मसल में यहाँ पे जो ग्लूकोज है किस में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इन ईस्ट की बात करते हैं, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एल्कोहल। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे, यही फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाता, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। उस कंडीशन में क्या होगा, सेम पाथवे यही होगा, और लास्ट में क्या एंड प्रोडक्ट बनेगा, एथेनॉल बनेगा और CO2 बनेंगे। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं एक ही सबस्ट्रेट से। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में, तो यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हर एक स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन अलग हो गई, अगर हम बात करेंगे एनारोबिक कंडीशन की, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं मिल रही है, कोई इंसान है दौड़ रहा है या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है, लगातार वो काम कर रहा है, तो उसके बॉडी में क्या होगा कि ग्लूकोज ना पायरुविक एसिड ना बनाने की जगह वो क्या करेगा, जो उसके स्केलेटन मसल है उसमें क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। कंडीशन चेंज है क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, सही से ऑक्सीजन से अवेलेबल नहीं है जहाँ पे है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, एरोबिक कंडीशन की, जहाँ पे उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, तो क्या होगा, ग्लूकोज किससे बदल जाएगा, पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। सबस्ट्रेट वही है, बस कंडीशन अलग है। अगर एनारोबिक कंडीशन हुआ तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल गया, अगर एरोबिक कंडीशन हुआ, ऑक्सीजन इसे मिल रहा है, तो ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, बोल सकते हैं पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। इन ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उसमें भी क्या होता है कि ग्लूकोज सीधे क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा और CO2 बना देगा। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन एकदम ही नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनारोबिक कंडीशन है, यहाँ पे ईस्ट क्या करेगा, फर्मेंटेशन बनाएगा, यहाँ पे सेम पाथवे सब कुछ वही चलेगा, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होगा लास्ट में वो क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल और CO2 हो जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल इसका एक और पार्ट बनेगा, पार्ट 3, जिसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा विद समरी। अगर आज की क्लास में किसी भी लाइन में कहीं पे भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर डेली टास्क देती हूँ रिवीजन करने के लिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स एक दिन में कवर करने हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में, मैंने क्लास 12 पूरी तरीके से पढ़ा दिया, NCERT लाइन बाय लाइन और शॉर्ट नोट्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे शॉर्ट नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।